हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप बेबीज? क्या हाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है सर, पढ़ाई ही चल रही है और क्या चलेगा। बहुत बढ़िया भाई, पढ़ाई ही चलती रहनी चाहिए। और सबसे पहले अपनी हेल्थ, उसके बाद अपनी पढ़ाई। हेल्थ पे ध्यान देना है और फिर पढ़ाई पे ध्यान देना। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर डूइंग वेल, है ना? चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब अब क्या करने वाले हैं आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर आपने बोला इसके पहले हमने हमारे 3 चैप्टर्स देख लिए हैं, विच वाज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर उसके बाद हमने सोर्सेज देखे हमारे कॉर्पोरेट फाइनेंस के, उसके बाद हमने देखा कि हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे होता है, क्या होता है, क्या करता है, कौन करता है। भैया ये सारी चीजें हमने हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स में देखी थी, बहुत सारी चीजें देखी थी। हमारा अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर, वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर इट वाज। ठीक है सर। अब हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर शुरू हो गया है। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज नॉट दैट लेंथी, अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आता है इसको पढ़ने में। अब देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच चेंज करेंगे। हम पहले हमारे हैंड रिटन नोट्स तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हमारी टेक्स्ट बुक भी कवर करते हुए जाएंगे, सो दैट यू गेट एन आइडिया, यू गेट द हैंग ऑफ इट कि भाई हम सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है सर। अब हमने देखा कि हम हमारे इस फोर्थ चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भैया इंट्रोडक्शन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्यों कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, कब कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रेगुलेशंस है जो डिबेंचर्स को गवर्न करते हैं। भैया रेगुलेशंस पढ़ेंगे, बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे डिबेंचर्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या प्रोविजंस है हमारे डिबेंचर्स को इशू करने के लिए। ठीक है सर। कंपनीज एक्ट देखना है हमें, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 देखना है हमें। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, सेबी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको फॉलो करनी है व्हेन यू आर इशूइंग डिबेंचर्स। ठीक है सर। उसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे कि हमारा डिबेंचर इशू कैसे होता है। उसके बाद देखेंगे कि डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है सर, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है और डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। चलो सर बढ़े आगे। अब समझो कंपनी कभी भी डिबेंचर्स क्यों इशू करती है। हमने देखा था कि सर एक हमारा ओन फंड होता है, एक हमारा बोरोड फंड होता है, और डिबेंचर्स कहां फॉल करता है, डिबेंचर्स हमारा बोरोड फंड में फॉल करता है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो अपनी ओनरशिप देती है। मान लो कोई कंपनी है जो चाहती है कि नहीं यार, आई डू नॉट वांट टू डाइल्यूट माय ओनरशिप, मैं क्या करूंगी, मैं डिबेंचर्स इशू कर दूंगी। डिबेंचर्स हमने पढ़ा था, जो भी डिबेंचर होल्डर्स होते हैं हमारे, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ माय कंपनी, यानी वो मेरे लेनदार हैं, उन्हें मुझसे लेना है। मैंने क्या किया है, मैंने उनसे पैसे लिए हैं, अब मैं उन्हें इंटरेस्ट के फॉर्म पर वो पैसा वापस करती हूं, और एक स्पेसिफिक पीरियड पे जब मेरे डिबेंचर्स का टाइम खत्म हो जाएगा तब मैं उन्हें उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दूंगी। ठीक है सर। अब समझो कंपनी को जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। सर आपने बोला कि सर इक्विटी में भी तो ऐसा होता है ना, इक्विटी में भी तो सर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम परमानेंट कैपिटल कहते हैं सर आप इक्विटी को। सर मैंने बोला कि मुझे अपनी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करना है, मुझे अपनी ओनरशिप इंटैक्ट रखनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूं। आपने बोला ठीक सर, कब करेगी, व्हेन डू अ कंपनी मेक पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर आप बताओ, हमको क्या मालूम, चलो मैं बता देता हूं। कंपनी कैन मेक पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ओनली इफ कंपनी और इट्स प्रमोटर और इट्स डायरेक्टर, क्या बोल रहा है, कंपनी या उसके प्रमोटर या फिर उसके डायरेक्टर हैव नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। सर आपने बोला ऐसा क्यों भाई, प्रोहिबिटेड क्यों? आपने बोला सर प्रमोटर्स जो होते हैं कभी कभी
कुछ गलतियों की वजह से, कुछ उनके एक्टिविटीज की वजह से उनको क्या होता है, उनको जो सेबी है वो प्रोहिबिट कर देता है कि सर आप सिक्योरिटीज मार्केट में डीलिंग नहीं कर सकते, या तो आपके डायरेक्टर्स या आपके प्रमोटर्स या कंपनी इटसेल्फ उसने कोई डिफॉल्ट किया है, किसी भी तरीके का डिफॉल्ट किया है। सर आप ये डिफॉल्ट क्या बोल रहे हैं? डिफॉल्ट क्या होता है यार? मान लो कंपनी ने अपने रीपेमेंट्स नहीं करी है, ठीक है, कंपनी पैसे तो ली कंपनी ने, लेकिन उसने उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसने वो ऑब्जेक्टिव्स के पे काम ही नहीं किया, कहीं और पैसे लगा दिए, ठीक है। सर आप बात प्रमोटर की बात करो, प्रमोटर ने कोई ऐसा क्राइम किया हुआ है जो जिसकी वजह से उसे प्रोहिबिटेड किया गया है, डायरेक्टर्स ने ऐसा कोई मिसकंडक्ट किया है जिसकी वजह से उनपे क्राइम के चार्जेस लगे हैं, या फिर उन्होंने भी रीपेमेंट में, जब कंपनी रीपेमेंट नहीं कर रही थी तो सिर्फ कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं आई थी भाई, डायरेक्टर्स के ऊपर भी आई थी, और हो सकता है कि डायरेक्टर्स जो थे इम्प्रिजनमेंट में भी थे, कि यार उनको जेल भी हुई थी उस कंडक्ट की वजह से। तो ऐसे समय पे सेबी क्या करता है, आपको प्रोहिबिट कर देता है कि सर आप सिक्योरिटीज मार्केट में डील नहीं कर सकते, ठीक है। कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू जब उसके किसी भी डायरेक्टर, प्रमोटर या कंपनी खुद ने ऐसा कोई काम ना किया हो, जब आपको प्रोहिबिट किया है, ठीक है, तो आप पब्लिक इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स का। या फिर हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर। आपने बोला सर ये विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? सर विलफुल डिफॉल्टर जब भी मैं बोलता हूं ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, ऑल्दो ऐसे हैं बहुत सारे, लेकिन इस शख्स को कौन नहीं जानता? विजय माल्या को कौन नहीं जानता? विजय माल्या को हमने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, यानी उसने क्या किया, उसने पैसा उठाया मार्केट से और अपना बैंक्स वगैरह से लोन लिया। तुमको पता है क्या विजय माल्या ने क्या किया था? भाई साहब विजय माल्या ने बैंक्स से बड़े बड़े लोन्स उठाए, अपनी किंगफिशर के असेट्स को गिरवी रख के या उन पे चार्ज क्रिएट करके उसने क्या किए, बड़े बड़े लोन्स उठाए, और जब वो असेट्स की, जब उसकी चीजों की वैल्यू, जो उसके शेयर प्राइस गिरने लगे, तो वो और ज्यादा लोन उठाने लगा। ऐसे करके उसने बहुत बड़ा चंक उठाया। अब बैंक्स को क्या मालूम था कि वो भाग जाएगा? बैंक्स ने तो सोचा कि यार इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ये पैसा दे ही देगा हमको वापस, ठीक है, और फिर सिक्योरिटी भी दे ही रहा था, ठीक है। तो ये बंदा पैसा लेता गया, और एक दिन ऐसा आया कि इसकी कंपनी के शेयर्स ना इतने कम हो गए कि अब जो बैंक का पैसा था ना, बैंक का पैसा भी रिकवर नहीं होने वाला था उस असेट्स को बेचकर। तो बैंक ने उससे बोला कि यार आप अपने और असेट्स जमा करवाइए, अपने चार्ज और असेट्स पे क्रिएट करवाइए, क्योंकि आपके असेट्स जो हमारे पास मॉर्गेज हैं, गिरवी हैं, वो हमारा पैसा रिकवर नहीं कर रहे हैं। ऐसा हुआ, वो नहीं सुना। एक दिन आया कि भाई विजय माल्या निकल लिया, और जो बैंक्स थी जिन्होंने पैसा दे रखा था, उन्होंने सारी चीजें जब्त तो कर ली, लेकिन सारी चीजें बेचने के बाद भी उनका पैसा रिकवर नहीं हो रहा था। तो हमने यहां पे क्या किया, विजय माल्या को ना हमारा विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, उसने विलिंगली डिफॉल्ट किया, ठीक है। तो अगर मेरी कंपनी का कोई प्रमोटर, डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, तो मैं अपना डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकता पब्लिक में। आपने बोला ठीक है सर। या फिर हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट। भैया आपने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, किस चीज के? प्रिंसिपल अमाउंट के या फिर इंटरेस्ट के। आपने इसके पहले अगर कभी लोन लिया है या फिर आपने कभी इसके पहले डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, तो आपने जो उसका रीपेमेंट किया है ना, वो ऑन टाइम किया है, उसके इंटरेस्ट टाइम पर दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इशू कर सकते हैं किस चीज का? डिबेंचर का, ठीक है, ऑन डेट सिक्योरिटी फॉर पीरियड मोर देन 6 मंथ्स। आपने 6 महीने से ज्यादा अपने रीपेमेंट में टाइम नहीं लिया है, तो आप कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर रेगुलेशन गवर्निंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसके ऊपर ना, रेगुलेशंस के ऊपर एक पूरा चार्ट दिया है आपको, एक बार हम हमारे नोट्स में देखते हैं कि क्या चार्ट दिया है सर हमें। आओ जरा, सी रेगुलेशंस गवर्निंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी
company issuing debenture has to comply with the provision of Companies Act 2013, Companies Act, Companies Share Capital and Debenture Rules 2014, RBI guidelines and SEBI's वेरियस रेगुलेशंस। जो भी कंपनी डिबेंचर का इश्यू कर रही है उससे क्या करना है, उससे ये सारे एक्ट, ये सारे रेगुलेशंस, ये सारी गाइडलाइंस क्या करनी है, फॉलो करनी है सर। ठीक है, ठीक है सर, देखते हैं क्या क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कंपनी हैज टू फुलफिल फॉलोइंग प्रोविजंस। आपने बोला जिस टाइप का भी आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने ये सारे क्या एक्ट्स को फॉलो करना है। अब देखो कौन कौन से एक्ट आएंगे यार, कंपनी है, कंपनी से रिलेटेड चीज है तो अब ना कंपनीज एक्ट तो आना ही आना है। ठीक है, बेसिक थंब रूल, कंपनीज एक्ट, अगर कंपनी की बात आ रही है तो कंपनीज एक्ट आएगा ही आएगा सर। इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनीज एक्ट में जो भी आपको क्या प्रोविजंस दे रखे हैं आपको उस हिसाब से अपना डिबेंचर इश्यू करना है। ठीक है सर, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, इसमें रूल 18 जो है ये कहता है भैया इट कंटेन्स फॉर प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। जब आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं यानी आपने इस डिबेंचर में कोई चार्ज क्रिएट कर रखा है, तब आपने क्या करना है, तब आपने रूल 18 काय का कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014 का रूल 18 आपने फॉलो करना है सर। ठीक है सर, अब सेबी इश्यूज एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको हम इसमें क्या दिया गया है, ये भी सारे प्रोविजंस हैं जो हमें फॉलो करना है। सेबी की कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको हम आईसी नहीं सॉरी चल आ जाओ, कवर्स प्रोविजंस फॉर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात कर रहा है ये यहाँ पे कि भैया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जब आप इशू कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो कहां पे आपको मिलेंगे, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज में आपको ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। ठीक है सर, ईदर इनटू अ होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या बोला इसने, इट कवर्स प्रोविजंस फॉर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल ईदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। भैया नॉन कन्वर्टेबल है, उसके बाद कुछ मत देखो, सिर्फ ये ध्यान रखो कि नॉन कन्वर्टेबल असेट्स डिबेंचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इट इज एप्लीकेबल इफ डिबेंचर्स आर इशूड थ्रू पब्लिक ऑफर। जब भी आप पब्लिक ऑफर कर रहे हैं डिबेंचर्स का तब ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं आप पे। प्राइवेट प्लेसमेंट के केस पे भी होते हैं एंड फॉर लिस्टेड डिबेंचर, जब आप अपने डिबेंचर्स लिस्ट करवाते हैं। सी, जब भी आप अपनी कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में लिस्ट करवाते हैं तब आपको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी ही करनी है। आपने बोला ठीक है सर, एज पर दीज प्रोविजंस कंपनी हैज टू फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज एप्लीकेबल टू पब्लिक इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने बोला कि भैया इन प्रोविजंस के हिसाब से आपको क्या करना है, सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है और आपको पब्लिक इश्यू जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपको डिस्क्लोज करनी है। इसके बाद देखते हैं भैया, ये आता है हमारा, इसको हम कहते हैं ICDR। ये क्या है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। भैया ये क्या है सर, आपने बोला प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड लिस्टिंग डिबेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल ईदर पार्टली और फुल्ली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे
कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, जो आगे जाके किसमें, इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है भैया, या तो वो फुल्ली होने ही वाले हैं, या फिर उनमें आपने ऑप्शन रखा है कि सर आप जो है अपने कन्वर्टेबल, अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, इनटू लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। भैया चाहे ये कन्वर्टेबल शेयर्स जो हैं ये कन्वर्ट होके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो रहे हैं या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो रहे हैं, यानी वो कंपनी के शेयर्स जो लिस्टेड है या फिर उस कंपनी के शेयर्स जो अनलिस्टेड है, डज नॉट मैटर। आपने ये वाले रेगुलेशंस आईसीडीआर को आपको फॉलो करना है। एज पर दीज प्रोविजंस अ कंपनी हैज टू फॉलो द सेम डिस्क्लोजर नॉर्म्स एज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर्स। आपने बोला कि सर आपको सेम डिस्क्लोजर नॉर्म्स, यानी ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या है, आपने सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो डिस्क्लोज करनी है किसे, या तो सेबी को या पब्लिक को, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, यानी आपको बतानी है। ठीक है, तो ये किस हिसाब से होगा, जैसे आप इक्विटी शेयर की करते हैं वैसे ही आपने इसकी भी करनी है। आपने बोला ठीक है सर। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये क्या है हमारा, ये हमारा LODR है। भैया ये सर आईसीडीआर LODR क्या है, ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े रेगुलेशंस हैं जो आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में इन डिटेल पढ़ने वाले हो। आपने बोला ठीक है सर। प्रोविजंस व्हिच आर लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, परपीचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। ये प्रोविजंस किसके लिए हैं, जो कंपनीज क्या कर रही हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को या फिर परपीचुअल डेट यानी लंबे समय के लिए जो खत्म नहीं हो रहा है, यानी इररिडीमेबल पढ़ा ना, तो जो लंबे समय के लिए जो डेट इंस्ट्रूमेंट है अगर ये उन्हें इश्यू कर रही है तो company has to fulfill these regulations. The provisions related to various listing conditions which a company has to comply with. बहुत सारे listed listing conditions हैं। ठीक है, इसके ये जो the provisions relating to various listing conditions, अब ये listing conditions क्या बोल रहा है, listing जब आप करवाते हैं अपनी कंपनी की, उसकी जो भी कंडीशंस वगैरह होंगी, बहुत सारी वेरियस कंडीशंस होती हैं, उसमें आपको कंपनी को क्या करना है, विच अ कंपनी हैज टू कंप्लाई विथ, यानी उसके साथ कंप्लाई करना है, यानी उस हिसाब से अपनी कंपनी को उस हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने बनाना है और उस हिसाब से ही एक्ट करना है आपने बोला ठीक है सर। आरबीआई गाइडलाइंस क्या कह रही हैं सर, आरबीआई गाइडलाइंस meant for banks which raise capital by issuing non equity instrument, यानी नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट यानी लोन फंड। आपने बोला जो भी बैंक अपना क्या नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पैसा रेज कर रही है, उन्हें कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उन्हें आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो, a company can issue secured as well as unsecured debentures। आपने बोला ठीक है सर। it can issue non convertible debentures or debentures which can be converted fully or partly into equity shares। आपने बोला कि ये नॉन कन्वर्टेबल तो समझ में आया है, फुल्ली और पार्टली क्या है सर। देखो, कंपनी ने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आपने आज मेरे 100 डिबेंचर्स लिए हैं ना, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर जाकर आप अपने 100 में से 50 शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बाकी के बचे हुए शेयर्स रिडीम हो जाएंगे। तो कंपनी जब ऐसे कोई कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स इशू कर रही है तो आपने क्या करना है भैया, ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, हैव टू बी रीपेड। आपने देखा कि भैया पिछले चैप्टर में हमको बताया था कि इररिडीमेबल जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी इशू नहीं कर सकती, प्रोहिबिटेड है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड एंड कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एज वेल। ठीक है, अब समझो जो हमारी कंपनी ना इररिडीमेबल शेयर्स भी कर सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया था इररिडीमेबल का सेंस क्या था। इररिडीमेबल यानी उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रखा है हमने, आपने ये बोला है कि भैया हम टाइम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके शेयर्स रिडीम जरूर होंगे, सॉरी डिबेंचर्स रिडीम जरूर होंगे।
ठीक है सर। कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स और मेक अ पब्लिक ऑफर और ऑफर इट इवन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे हमने देखा था कि भाई या तो कुछ स्पेसिफिक लोगों को दे दिया या अपने खुद के मेंबर्स को दे दिया, ठीक है। मेंबर्स भी स्पेसिफिक ही होते हैं ना कि जितने हैं उतनों को दे दो। उसके बाद हमने देखा कि यार पब्लिक ऑफर अगर करना है तो पब्लिक ऑफर कर सकते हैं। याद है ये सारी चीजें हमने हमारे शेयर्स में पढ़ी थी, एकदम शेयर्स से मिलता जुलता है कि हमने हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना है, दे दिया। भाई हमने पब्लिक इश्यू करना है, कर दिया। आपने बोला कि हमें प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को देना है, तो हमने वो भी कर दिया, ठीक है। तो हम डिबेंचर के केस में भी कर सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है सर। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट्स डिबेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आपने बोला कंपनी जो है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने डिबेंचर्स भी लिस्ट करवा सकती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव द अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर्स, हाउएवर द बोर्ड कैन यूज देयर बोरोइंग पावर्स ओनली अप टू अ लिमिट परमिटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने बोला कि सर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपने जितना लिमिट दिया है, पावर दिया है किस चीज का, बोरो करने का, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही बोरो कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर उन्हें करना है तो भाई उन्हें जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। आपने बोला हाँ हमको पता है ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पता है तो मेरे से पढ़े हुए हो, तुमने पता भी होना चाहिए तुम्हें। द बोर्ड wants to increase its borrowing powers, they have to get approval of shareholders in general meeting through a special resolution। ठीक है सर। अब समझो ये क्या कह रहा है, प्रोविजंस फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए कि भैया आप अपने डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं दे सकते। नो कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स। हमने देखा था ये पिछले चैप्टर में कि किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वो डिबेंचर इशू करे विद वोटिंग राइट। हाँ सर्टेन केसेस में हम उन्हें वोटिंग राइट्स दे देते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि उनका इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है या फिर उनको कोई ना कोई नुकसान हो रहा है कंपनी की किसी एक्शन की वजह से, तो हम उनको वोटिंग राइट्स देते हैं। भैया टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, क्या क्या टाइप के डिबेंचर्स होते हैं कंपनीज एक्ट में बताया है हमें। पेमेंट एंड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन, उनका पेमेंट कैसे होगा, उनको इंटरेस्ट कैसे देना है, उनके इंटरेस्ट देने की क्या प्रोसीजर होगी, भैया उनका रिडेम्पशन की क्या प्रोसीजर होगी, ये कंपनीज एक्ट में बताया हमें। डिबेंचर सर्टिफिकेट के बारे में बताया, डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भैया क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब ये क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, ये सारी प्रोविजंस हैं जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से किसी भी कंपनी को व्हाइल इशूइंग डिबेंचर्स फॉलो करनी है, ठीक है सर। आपने बोला टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, टेन्योर क्या होता है सर, टाइम पीरियड की कितने टाइम के लिए आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, ये देखना है सर। क्रिएट चार्जेस ऑन असेट, चार्जेस आपने बोला कि सर जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं उनके लिए हम चार्ज क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये भी आगे डिटेल में देखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी क्या होता है, कौन होता है, आगे आने वाला है भैया। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमें यहाँ पे भी देखना है कि ये क्या होता है, ठीक है सर। आपने बोला सेबी की क्या गाइडलाइंस है सर डिबेंचर्स के लिए, भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए एक डिबेंचर का जब आप इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर्स। भैया रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कैसा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का रिटेंशन, यानी आपका शेयर, आपका जो डिबेंचर है वो क्या हो गया है, ओवर सब्सक्राइब हो गया है, यानी जितनी एप्लीकेशन दी थी उससे, सॉरी जितना इशू किया था उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है। आपने बोला ठीक है सर, इसके क्या गाइडलाइंस होंगे अपन देखेंगे। अंडर राइटिंग के क्या गाइडलाइंस होंगे सर, भैया क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग आगे आने वाला। चलो सर बढ़े आगे। अच्छा कंपनीज एक्ट में हमारे और भी हैं भैया, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी, ठीक है,
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हमारे क्या है, हमारे कंपनीज का कोड है। कंपनी में कोई भी डिस्प्यूट होगा, कंपनी में कोई भी तरीके के अगर मिसकंडक्ट हो रहे हैं या फिर कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा काम हो रहा है, कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे वो कहां जाएंगे, हमारे एनसीएलटी में जाएंगे। सर इंपोज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, आपने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, ये सारी चीजें हम कंपनीज एक्ट में देखेंगे। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, आपने अगर प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन किया है, आपने ऐसी कोई हरकत की है जो आपके कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, यानी उसके अगेंस्ट हैं, तो आपको क्या क्या पनिशमेंट होगी, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है सर, आ जाओ एक बार नोट्स देख लेते हैं हमारे। चल ठीक है, अब देखो, डिबेंचर कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ये देख लिया हमने कि हमारे डिबेंचर्स जो हैं वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकते हैं। क्या क्या भैया, अथॉरिटी किसके पास है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, एक लिमिट के बाद। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर उनकी लिमिट से ज्यादा का आप बोरो कर रहे हैं तो आपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है। कहां पे, जनरल मीटिंग में। कैसे, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है सर, प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट। अब देखते हैं भैया, सबसे पहले तो आपने बोला कि कंपनीज एक्ट ने साफ मना कर दिया है कि आप डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी बट द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। आपने बोला सर क्रेडिटर्स को हम वोटिंग राइट नहीं देंगे, हम क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट नहीं देंगे। ठीक है सर, समझो, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी डज नॉट एंड कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स एक्सेप्ट मैटर अफेक्टिंग देम। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर उनकी वजह उन मैटर्स की वजह से उनके इंटरेस्ट को हार्म हो रहा है, तो हम उस केस पे उन्हें वोटिंग राइट्स दे देते हैं। ठीक है सर, अब समझो कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। क्या बोल रहा है ये, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हमने देखा था सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, आपने बोला रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, जब भी आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होता है। सर आपने बोला ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं तो ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं ये एक टाइम पे, आने वाले टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ट होके इक्विटी बन जाएंगे। तो जब ये इक्विटी बन जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो इनका पावर है कंपनी में, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती थी तो प्रॉफिट सिर्फ इन लोगों में बंटता था, लेकिन अब जब इनके डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनका प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा। सर आपने बोला जहां पे ये 10 कमा रहे थे, अब इनके आने के बाद ये 5 ही कमा रहे हैं, मतलब सबको 5 मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आपके, उनसे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है कि भैया हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, आप लोगों की इजाजत, आप लोगों की सहमति चाहिए। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। अब पेमेंट कैसे करना है आपको, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू। आपने जो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं इशू करते टाइम, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किया और आपने ये डिबेंचर्स 10% पे इशू किया, तो हर साल आपने क्या करना है, आपने 10% इंटरेस्ट देना है इन डिबेंचर्स पे, और आपने 10 साल के बाद आपको इनके डिबेंचर्स रिडीम कर लेना है, यानी इनका प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड कर देना। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस के हिसाब से होगा। आप जैसी भी कंडीशन बनाते हैं अपनी इश्यू करते टाइम, उस हिसाब से आपका ये
पेमेंट जाता है। ठीक है, चलो सर, डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब ये डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है सर? कंपनी ना डिबेंचर होल्डर्स को एक सर्टिफिकेट देती है। इट इज अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, यस, दैट वी आर इन डेटनेस ऑफ यू। आपने हमको पैसा दिया है, हम ये चीज एक्नॉलेज करते हैं। इसमें कंपनी का कॉमन सील होता है, इसको हम बोलते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। और हमें डिबेंचर सर्टिफिकेट एज अ कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट्स देने हैं सारे डिबेंचर होल्डर्स को। कब से भाई? यहां मेरा अलॉटमेंट पूरा हो गया है, यानी मैंने सारे डिबेंचर होल्डर्स को जिनकी भी एप्लीकेशन आई थी मेरे पास, मैंने क्या किया है, मैंने इन सारे डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे दिए हैं। लेकिन अभी तक मैंने शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया था। तो अब यहां से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे अपने सारे डिबेंचर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट देना। आपने बोला ठीक है सर, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सर आपने बोला ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है? अब समझो, कंपनी जब डिबेंचर सर्टिफिकेट्स देती है, ठीक है, जब डिबेंचर्स अलॉट करती है पब्लिक को, पब्लिक उसके बदले में पैसा दे रही है कंपनी को, ठीक है सर। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्या टाइम आ जाएगा आपका रिडीम करने का या रीपे करने का? ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक टाइम बाद इन्हें पैसा वापस करना है, जो पैसा आपने लिया है। तो कंपनी को यह रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक अकाउंट बनाए, जिसे हमने बोला डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आप आउट ऑफ योर प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट हर साल डालेंगे, इकट्ठा करेंगे, सो दैट कल को जब आप वापस कर रहे हो इन्हें पैसा, जब आप ये डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, तब आपके ऊपर एकदम से बर्डन ना आए और आपको एक साथ पूरा पैसा ना देना पड़ जाए। तो आप क्या करते हैं, आप अपने हर साल के प्रॉफिट में से एक सर्टेन अमाउंट, आगे लिमिट दी हुई है, एक अमाउंट आपको क्या करना है, आपने अपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना है, और इन्हीं इसी अकाउंट में से आप क्या करते हैं, आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर लेते हैं। ठीक है सर, आपने बोला कि एमसीए ने ना ये डीआरआर बनाने वाला जो रिक्वायरमेंट था फॉर लिस्टेड कंपनीज, एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये अभी रिमूव कर दिया, यानी यू डू नॉट हैव टू मेंटेन दिस डीआरआर अकाउंट। ठीक है, आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज को? जो कंपनीज लिस्टेड है, या फिर जो एनबीएफसीज हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस क्या होती हैं, अभी एक कंपनीज के पर्सपेक्टिव से लेके चलो कि ये कंपनीज हैं, हम आगे देखने वाले हैं कि ये कंपनीज क्या है डिटेल में। ठीक है, एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, इनका प्राइमरी बिजनेस बैंकिंग नहीं होता है, लेकिन ये लैंडिंग बोरोइंग करते हैं। ठीक है सर, जस्ट फॉर नाउ। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस यानी जो मोस्टली जिनका काम क्या होता है, जो हाउस वगैरह, घर वगैरह लेने के लिए पैसा फाइनेंस करती हैं, बस दैट इज इट। आगे डिटेल में देखेंगे। आपने बोला ठीक है सर, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अब हमारे डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? आपने बोला कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस और इनवाइट्स मोर देन 500 पीपल, चाहे वो मेंबर्स को इनवाइट कर रही हो, चाहे वो पब्लिक को इनवाइट कर रही हो। अगर आप 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। आपने डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए 500 या 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया है, या फिर आपने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है। प्रोस्पेक्टस का नेचर हमने देखा था, क्या होता है, जनरल होता है। आपने जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू किया है कि भाई हम हमारे डिबेंचर्स इशू करने वाले हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डिबेंचर्स। जो भी कंडीशंस, जो भी चीज आपने लिखी है उसमें, वो सब बात की बात। लेकिन आपने अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया है, या फिर आप 500 से ज्यादा लोगों को क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, चाहे वो आपके खुद के मेंबर्स हो या फिर जनरल पब्लिक हो, आपने डिबेंचर्स ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। आप एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है, आगे देखने वाले हैं अपन। भैया डिबेंचर ट्रस्टी बेसिकली इज एन इंस्टीट्यूशन
जो आपको जब आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं ना, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी जो होता है ये आपका वो चार्ज जो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस चार्ज को अपनी कस्टडी में रखता है और अपनी कस्टडी में रखने के बाद देखता है कि भैया डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है। बेसिकली द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग डिबेंचर ट्रस्टी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ये लाइन जो है यहां पे लिख लो एक बार, द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग डिबेंचर ट्रस्टी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ये क्या करता है, ये भैया कस्टडी ऑफ चार्ज जो है इसके पास होती है, कस्टडी ऑफ चार्ज इसके पास होती है। फिर ये मीटिंग कंडक्ट करवाता है किसकी, डिबेंचर होल्डर्स की, ठीक है। और अगर डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है तो ये चार्ज जो क्रिएट किया है कंपनी ने जिस एसेट पे, उस एसेट को सेल करके क्या करेगा भैया, आपका डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस कर देगा, रीपे कर देगा उनको, ठीक है। ये हमारा डिबेंचर ट्रस्टी होता है। अब समझो, कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी इन सच अ केस। सर, ही protects the interest of debenture holders, enter into a contract with the company via debenture trust deed। यानी कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, एक अग्रीमेंट होता है जिस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। अब देखो, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। सर आपने बोला कि डिबेंचर ट्रस्टी कोर्ट क्यों भाग रहा है? एनसीएलटी हमारा कोर्ट ही तो है ना, हमारे कंपनीज के लिए एक कोर्ट है। तो ये डिबेंचर ट्रस्टी क्यों जा रहा है सर एनसीएलटी? तो समझो, अगर कंपनी ने इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे किया है, किसे, हमारे डिबेंचर होल्डर्स को, हमारे डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी ने या तो उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया, याद है ऊपर पड़ा था 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपने 6 महीने तक कर दिया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा आपने डिफॉल्ट किया है अपने इंटरेस्ट पे या फिर अपने प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट पे, तो आपको क्या है, आपको सिक्योरिटीज मार्केट से एंड सिक्योरिटीज मार्केट में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं करने दिया जाएगा। तो मान लो यहां पे कंपनी ने क्या इंटरेस्ट और उनका प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो डिबेंचर होल्डर्स किसके पास जाएंगे भैया, डिबेंचर ट्रस्टी के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि डिबेंचर ट्रस्टी हमारा ना इंटरेस्ट नहीं दे रही है कंपनी, तो प्लीज हमें हमारा इंटरेस्ट दिलवा दो। तो हमारा ये जो मसीहा है, हमारा जो डिबेंचर ट्रस्टी है, ये कहां जाएगा, ये एनसीएलटी के पास जाएगा और बोलेगा एनसीएलटी मेरे ना डिबेंचर होल्डर्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, कंपनी उनका इंटरेस्ट नहीं दे रही है, कंपनी उनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रही है, तुम जाके जरा कंपनी के कान मरोड़ो, शायद पैसा गिरे। तो अब ये एनसीएलटी जाएगी और कंपनी को बोलेगी कि भैया तू अपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा क्यों नहीं वापस दे रहा है। ऐसे कान पकड़ के ऐसे 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 झटकेगी और पैसा गिरेगा, वो पैसा उठा के अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे देगी कंपनी। सर, आस्क द कंपनी टू रीपे सच अमाउंट। कंपनी को कंपेल कर सकती है एनसीएलटी कि भैया तुम डिबेंचर होल्डर्स का पैसा क्यों दबा के बैठे हो, उनको पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, ठीक है। ये सब कैसे हुआ, जब डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर ट्रस्टी के पास गए और डिबेंचर ट्रस्टी ने एनसीएलटी पे जाकर उनकी शिकायत लगाई, किसकी, कंपनी। ठीक है सर, चलो आ जाओ।
अब इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, समझो डिबेंचर ट्रस्टी इज ऑफ द ओपिनियन कि भैया कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट टू रीपे द पेमेंट और पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी ने जो एसेट चार्ज किया है ना भैया, जो चार्ज क्रिएट किया है ना एसेट पे, जिस एसेट पे, वो एसेट से आपका डेट रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसा डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है कि भैया ये जो एसेट तूने मेरे को दिया है ना, ये इससे ज्यादा वैल्यू के तूने डिबेंचर्स इशू किए हैं और पैसा रेज किया है। तो डिबेंचर ट्रस्टी ने क्या किया, डिबेंचर ट्रस्टी ने जाकर एनसीएलटी को बता दिया कि भैया इसका जो एसेट मेरे पास है ये बेचकर भी ये कंपनी का डेट रिकवर नहीं हो रहा। तो भैया एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी कंपनी को बोलेगी कि भैया restrict to incur further liability to protect the interest of debenture holders, कि अपने ये जो आपने असेट दिया है ना, आप इसमें थोड़ा और असेट ऐड करो so that we'll be reassured कि आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ गलत नहीं करना है। तो अपने डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए एनसीएलटी इनको क्या ऑर्डर देगी कि सर आपका एसेट जो है वो कम पड़ रहा है आपके डेट रिकवरी करने के लिए, आप इसमें और एसेट डालो। तो कंपनी विल हैव टू ऐड सम मोर एसेट्स और क्रिएट चार्ज ऑन सम अदर एसेट जो इनके डेट को रिकवर कर दे। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। आपने बोला सर ये क्या है, ये प्रोविजंस हैं जब आप आपके प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं। सर कंपनी फेल्स टू कंप्लाई एनी प्रोविजंस, भैया कंपनी और कंपनी के ऑफिसर को फाइन हो सकता है। कंपनी और सर कंपनी को इम्प्रिजनमेंट कैसे होगा, ऑब्वियसली कंपनी को नहीं होगा, उसके डायरेक्टर्स उसके ऑफिसर्स को होगा, ठीक है। उनको फाइन लग सकता है, उन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यानी जेल हो सकती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन लग सकता है। आपने बोला ठीक है सर, आपने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कंप्लाई करना है जो आपका कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अगर मान लो कंपनीज एक्ट में आपको बोला है कि सर आपने 6 महीने के अंदर अंदर आपको इनका रीपेमेंट और इंटरेस्ट पे करना है, आपने बोला कि नहीं हम 8 महीने में करेंगे, हम 1 साल में करेंगे, हमारी मर्जी, धर लिए जाओगे सर। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपने ऐसा कोई प्रोविजन कंप्लाई नहीं करना है जो आपके कंपनीज एक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्रावीन करता है। आपने बोला ठीक है सर। अब अभी तक हमने प्रोविजंस किसके हिसाब से देखे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखे। अब हम प्रोविजंस देखते हैं किसके, एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 के हिसाब से, ठीक है। बढ़े आगे। आपने बोला बढ़ो सर, हमारे बोलने पर रोकोगे थोड़ी। ऑफ कोर्स नहीं रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, पढ़ाई करना है नहीं करना। चलो आ जाओ। इफ अ कंपनी इशू secured debentures it must fulfill following conditions। जब भी कंपनी secured debentures इशू कर रही है तो कंपनी को कुछ क्या, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है, जो कि ये हैं, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं। आपने बोला ठीक है, आ जाओ भैया। टेन्योर ऑफ secured debentures, टेन्योर यानी टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए आप ये डिबेंचर्स जो हैं क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। कौन से, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ऑल डिबेंचर मस्ट बी रिडीम्ड विद इन 10 years ऑफ द इश्यू। आपने बोला कि सर आपने हर टाइप के डिबेंचर्स को 10 साल के अंदर अंदर क्या कर लेना है, 10 साल में रिडीम कर लेना है, यानी 10 years में, 10 years से ज्यादा नहीं रख सकते आप डिबेंचर्स। 10 साल में आपको क्या करना है, रिडीम कर लेना है। ओनली सर्टेन कंपनीज, यानी सिर्फ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें ये वाला रूल अप्लीकेबल नहीं है। कौन सी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बोले तो सर जो ब्रिज बनाती हैं, जो रोड्स बनाती हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, बेसिकली जो हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह बनाती हैं, जो इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का काम है, ठीक है, इन जिन कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो कंपनी मैक्सिमम 30 साल के लिए अपने डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं। सर आपने बोला उसके अलावा कंपनीज परमिटेड बाय एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, अगर ये तीनों ने किसी कंपनी को, इन तीनों में से किसी ने भी किसी कंपनी को परमिट कर रखा है कि आप 10 साल से ज्यादा के डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं, तो वो कंपनी भी, देखो कौन सी, नॉर्मली आपने कितना टाइम दिया, नॉर्मली आपने 10 साल दिए, 10 इयर्स, ठीक है। कोई भी डिबेंचर, आप जब भी कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो वो कितने टाइम के लिए कर सकती है, वो 10 साल के लिए कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन फिर आपने कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए, आपने बोला कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो आप अपने डिबेंचर्स मैक्सिमम 30 साल के लिए या आप 10 साल से ज्यादा के लिए भी क्या कर सकते हैं भाई, आप इशू कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। उसके अलावा आपने बोला कि जो कंपनीज, जिन कंपनीज को किसने, एमसीए ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर आरबीआई ने परमिट कर रखा है कि सर आप जो है आप अपने डिबेंचर्स 10 साल से ज्यादा के लिए, 10 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकते हैं, तो आप कर सकती हैं। कौन कौन सी 3 कंपनी, एक नॉर्मल कंपनी जो मैक्सिमम 10 साल के लिए करेगी, एक कंपनी जिसे कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, दूसरी कंपनी कौन सी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एमसीए ने या फिर आरबीआई ने परमिट कर रखा है कि आप 10 साल से ज्यादा के लिए इशू कर सकते हैं। अब 10 साल से ज्यादा के लिए भी किया तो कितना भैया, 30 साल से ज्यादा के लिए आप नहीं कर सकते। 10 साल तक तो कर लिया आपने, आपको प्रोविजन है। जिन कंपनीज को परमिट किया है कि भाई 10 साल से ज्यादा के लिए भी कर सकते हो, तो आपने भी 30 साल से ज्यादा के लिए कोई डिबेंचर्स इशू नहीं करना है। 30 साल में आपने वो डिबेंचर्स रिडीम करना ही है। ठीक है सर, समझ गए। अब समझो, क्रिएट चार्जेस ऑन असेट। ये क्या है? आपने क्या किया है, आपने असेट पे चार्ज क्रिएट किया। क्या किया है? आपने अपने असेट पे चार्ज क्रिएट किया। कैसे चार्ज क्रिएट किया है? सर कंपनी कैन चार्ज ऑन, क्रिएट चार्ज ऑन असेट ऑफ होल्डिंग कंपनी। यानी मैं एक बीच वाली कंपनी हूं, मान लो ये मेरे ऊपर बैठी है मेरी होल्डिंग कंपनी, ये मेरे नीचे बैठी है मेरी सब्सिडायरी कंपनी, ठीक है। याद है वो एक एग्जांपल देखा था जब, यानी समझो ये टाटा कंपनी है, ये टाटा है, टाटा ने, इधर आ जाओ, टाटा क्या है, टाटा ने जैगुआर के 69% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो अब ये जैगुआर क्या कहलाई, सब्सिडरी कहलाई, किसकी, हमारी टाटा की। तो टाटा कंपनी कौन सी कहलाई, होल्डिंग कंपनी कहलाई। अब इस जैगुआर ने मान लो किसी और कंपनी में, कोई XYZ कंपनी में क्या कर रखा है भैया, मोर देन 53% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। तो अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्या कहलाई, ये कंपनी जैगुआर की सब्सिडरी कहलाई और जैगुआर इसकी क्या कहलाई, होल्डिंग कंपनी कहलाई। तो अब ये जैगुआर है, मान लो जैगुआर क्या कर रही है, जैगुआर ने भैया डिबेंचर्स इशू किए हैं। क्या किए हैं, इशूइंग डिबेंचर्स, इशूइंग डिबेंचर्स। और ये कौन से डिबेंचर्स हैं, ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। अब ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए मुझे कोई ना कोई असेट क्रिएट करना पड़ेगा एज अ चार्ज, ठीक है। मैंने चार्ज क्रिएट किया है, मान लो मेरी कंपनी की एक बिल्डिंग पे, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये मेरा असेट है, मैंने इसको एज अ चार्ज क्रिएट किया है। अब समझो
ये जो चार्ज मैंने इस बिल्डिंग पे क्रिएट किया है ना, ये चार्ज मैं किसी टाटा के असेट पे भी कर सकता हूं, मैं XYZ कंपनी के असेट में भी कर सकता हूं, या फिर मेरा खुद के पास कोई एसेट है तो मैं उस एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? मैं अपनी होल्डिंग कंपनी के एसेट पे भी चार्ज क्रिएट कर सकता हूं, मैं अपनी खुद कंपनी जो है मेरी, मैं उस पे भी चार्ज क्रिएट कर सकता हूं, और मेरी कोई अगर सब्सिडायरी कंपनी है तो मैं इस सब्सिडायरी कंपनी के एसेट में भी चार्ज क्रिएट कर सकता हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब समझो, वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस इंटरेस्ट। आपने जो चार्ज क्रिएट किया है इसकी वैल्यू जो है ना, अब समझो ये जो मैंने चार्ज क्रिएट किया है, मैंने डिबेंचर्स मान लो इशू किए थे, कितने के? मैंने 1 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए थे। ठीक है, मैंने 1 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए थे। अब ये जिस बिल्डिंग पे मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूं ना, ये बिल्डिंग का अमाउंट कम से कम कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि मेरे इंटरेस्ट और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर हो जाए। मान लो मेरी बिल्डिंग का जो चार्ज है ना, मेरी बिल्डिंग का जो रेट है ना असेट का, वो 2 करोड़ का है, और मैंने ये जो डिबेंचर्स इशू किए हैं ये कितने पे किए हैं? ये मैंने 5% पे किए हैं सर। ये मैंने 5% पे किए। ठीक है, यानी मुझे 10 साल तक 5-5-5-5% देना है। यानी मेरे पास भैया अगर मैं 1 करोड़ का 5% देखूं तो मुझे हर साल 5 लाख रुपए देने हैं, हर साल 5 लाख रुपए देने हैं। और भैया मेरा 1 साल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 5 लाख का कितना हो जाता है? 60 लाख रुपीस हो जाता है मेरा इंटरेस्ट। तो मुझे टोटल अमाउंट अगर मैं देखूं, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना था? 1 करोड़ का, और मेरा इंटरेस्ट कितना आने वाला है? 60 लाख का। तो ये जो टोटल अमाउंट हुआ उसका कितना हुआ? 1.6 करोड़ हुआ। ठीक है, अब ये 1.6 करोड़ से ज्यादा का चार्ज क्रिएट किया है मैंने तो 2 करोड़ का चार्ज क्रिएट किया है सर। मैंने कितने का चार्ज क्रिएट किया है? मैंने तो 2 करोड़ का चार्ज क्रिएट किया है ना, तो इट्स गुड। वहीं अगर मैं 1.5 करोड़ का मेरा बिल्डिंग होता तो ये इनवैलिड हो जाता सर। मुझे चार्ज जो है वो अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा का क्रिएट करना है, मुझे कम नहीं होना चाहिए, मुझे ज्यादा का क्रिएट करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, समझ गए हम। ओके, चल आ जाओ। If government company issues secured debentures with central government या फिर state government guarantee, then no charge on asset is required to be created। ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट बिक गई है। देखो, खुद के लिए अलग रूल, हमारे लिए अलग रूल, ये क्या बात होती है सर? ये क्या कह रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी बचपन में पढ़ा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ वापस एक बार ध्यान दो। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसमें भाई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट 51% क्या शेयर्स होल्ड कर रही है या उससे ज्यादा होल्ड कर रही है, या फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट 51% से ज्यादा क्या कर रही है? शेयर्स होल्ड कर रही है किसी कंपनी में। ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मोर देन 50% क्या शेयर्स होल्ड कर रही हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बुलाते हैं। अब जो भी कोई गवर्नमेंट कंपनी, मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो इस गवर्नमेंट कंपनी को सिक्योरिटी यानी असेट यानी चार्ज असेट पे नहीं क्रिएट करना है अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे देती है तो। सर ठीक है, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का कॉलर तो नहीं पकड़ोगे ना जाके, हमने गारंटी दे दी ना, हम दे देगा, ऐसा है भाई। अब लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में हमने क्या देखा कि भैया मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी को गारंटी दे रखी है कि हाँ ये पैसा वापस कर देंगे, ये ईमानदार लोग हैं या हमारे लोग हैं।
हमने कोई वादा कभी पूरा नहीं किया है, बताओ, देखो विकास हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला हाँ सर बहुत हुआ। चल तो नेक्स्ट अपना देखते हैं क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी कैसे होगा? कंपनी बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस या फिर गिविंग ऑफर लेटर, याद है प्रोस्पेक्टस जनरल इन नेचर, ऑफर लेटर स्पेसिफिक इन नेचर। प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को दिया जा रहा है, ऑफर लेटर स्पेसिफिक लोगों को दिया जा रहा है, याद आ रहा है कुछ? तो जब भी कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो आपने प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर लेटर देने के पहले आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? आपको एग्जीक्यूट, आपके साथ क्या करेगा? डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करेगा। और इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये समझो कि आपने डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब एग्जीक्यूट करनी है? जब आप प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, यानी प्रोस्पेक्टस देने के पहले या फिर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। भाई आपने क्या किया? आपने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, आपने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, प्रोस्पेक्टस दे दिया, ऑफर लेटर दे दिया, जो देना था दे दिया, आपने ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट नहीं करी, ठीक है कोई बात नहीं, अब कर लो। आपने जिस दिन अलॉटमेंट किया, जिस दिन आपने डिबेंचर्स सारे डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए, अलॉट कर दिए, उस दिन से 60 डेज के अंदर आपने क्या करना है? आपने ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना है। किसके साथ? डिबेंचर ट्रस्टी के साथ। अब हमारी इस डिबेंचर ट्रस्ट डीड में क्या क्या होता है सर? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। क्या? अपने जो कंपनी और ट्रस्टी ने अग्री की होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे ट्रस्टी के और डिबेंचर ट्रस्टी के रोल्स होते हैं कि वो क्या क्या रोल्स, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, ठीक है सर। आओ आगे देखते हैं। अब समझो ये हमारा आ गया क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हमने देखा था ये डीआरआर जो है वो कुछ कंपनीज को क्या, कुछ कंपनीज को बनाना या कुछ कंपनीज को मेंटेन करके रखना जरूरी नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज थी सर? एक लिस्टेड कंपनी थी, आपने बताया था, एक एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और एक क्या थी? एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, ठीक है। आपने बोला कि एमसीए ने इनको छूट दे रखी है कि भैया आप जरूरी नहीं है कि डीआरआर क्रिएट करें, लेकिन जो इनके अलावा कंपनीज हैं जो डिबेंचर इश्यू कर रही हैं उनको तो करना जरूरी है, ठीक है सर। तो देखते हैं, अब समझो ये डीआरआर क्या होता है। डीआरआर एक रिजर्व है, एक अकाउंट है जो हर कंपनी को एक्सेप्ट सम कंपनीज मेंटेन करना जरूरी है व्हेन दैट कंपनी इज डूइंग डिबेंचर इश्यू। जब भी कोई कंपनी अपना डिबेंचर इश्यू कर रही है, यानी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर रही है, तब उसे ये डीआरआर अकाउंट बनाना जरूरी है। अभी डीआरआर अकाउंट क्या होता है सर? डीआरआर अकाउंट में हम आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स एक सर्टेन अमाउंट निकाल कर रखते हैं। किस लिए रखते हैं? ताकि हम हमारे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका पैसा जब रिडीम करने का टाइम आए तो उन्हें एक साथ लौटा सकें, हमें उस टाइम एक साथ पूरा पैसा ना देना पड़े, ठीक है सर। अब समझो यहां पर आपको बताया कि सर आपने क्या करना है। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2022 को आपने अपने शेयर्स क्या किए हैं? आपने शेयर्स इशू डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। आपने अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 अप्रैल 2022 को, तो आपने 30 अप्रैल 2022 तक कम से कम 15% ऑफ ड्यू फॉर रिडम्पशन अमाउंट क्या करना है? आपने उसमें जमा कर देना। भैया आपने जितने का भी डिबेंचर क्रिएट किया है उसका 15% आपने क्या करना है? आपने उसका 15% अपने अकाउंट में डाल के रख देना है, ठीक है सर। आपका देखो, अब समझो मेरा ना ये जो साल है
मेरा 1 अप्रैल 2022 को मैं मेरा एक नेक्स्ट ईयर में मतलब 31 मार्च 2023 में क्या होने वाला है, मेरे शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब मेरे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, ये मैं रिडीम करने वाला हूं, ये रिडीम होने वाले हैं, यानी इनका टाइम जो पीरियड है वो खत्म होने वाला है। अब इस टाइम पे मुझे क्या करना है, इसका जो भी अमाउंट है ना, जो रिडम्पशन का जो भी अमाउंट होने वाला है, यानी जब मैं उन्हें रीपे करूंगा, मान लो मैं इन्हें 1 करोड़ रुपए रीपे करने वाला हूं, ठीक है, कब करने वाला हूं, इस डेट में 31 मार्च 2023, इस डेट में मैं इन्हें इनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने वाला हूं। तो मुझे इस डेट से पीछे आना है और ये मुझे डेट दी गई है कि 30 अप्रैल, मेरा 30 अप्रैल जिस साल में मेरा रिडम्पशन होने वाला है, उसके पहले वाले साल में मुझे 30 अप्रैल तक कम से कम 15% अमाउंट उतने अमाउंट का जो मेरा ड्यू होने वाला है, यानी 1 करोड़ रुपए में से 15% अमाउंट में क्या करूंगा, यानी 15 लाख रुपए में अपने रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में 15% डाल के रखूंगा। उसके अलावा आपने बोला कि सर 25% ऑफ द डिबेंचर इश्यूड, यानी मेरा 1 करोड़ का मैंने डिबेंचर इश्यू किया था, तो इसका 25% यानी 25 लाख तो मुझे अपने डीआरआर में रखना ही है। मुझे अपने 25% अमाउंट तो डीआरआर में रखना ही है सर, रखूंगा ही रखूंगा डीआरआर में, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर। अब ये 25% और ये 15% कहां से आया सर, ये आपका एक्ट बोलता है, ठीक है, आपके एक्ट ने ये साफ साफ बोला है कि आपने इतना इतना अमाउंट अपने डीआरआर में रखना ही है, ठीक है। और ये अमाउंट कहां से आ रहा है, ये अमाउंट मैं अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के रख रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब नेक्स्ट देखते हैं रिक्वायरमेंट एज पर सेबी। अभी क्या देखा, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के हिसाब से हम पढ़ रहे थे। अब हम देखने वाले हैं कि सेबी के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपने बोला ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। आ जाओ भैया, मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 75% ऑफ बेस इश्यू साइज होना चाहिए। सर मैंने अगर पब्लिक इश्यू किया है डिबेंचर का, तो मेरा 75% ऑफ बेस इश्यू प्राइस, यानी मेरा बेस इश्यू भी मुझे दिया गया है। मेरा बेस इश्यू क्या है, मेरा बेस इश्यू 100 करोड़ का है, यानी जब मैं डिबेंचर्स लेता हूं तो मेरा बेस इश्यू कितना होना चाहिए, 100 करोड़, यानी कम से कम 100 करोड़ के डिबेंचर्स मैं उठाऊंगा। और इन 100 करोड़ के डिबेंचर्स में से कम 75% यानी 75 करोड़ डिबेंचर्स मेरे इश्यू होने चाहिए। ये मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। 75 करोड़ मेरे मिनिमम सब्सक्राइब होने चाहिए, 75 करोड़ के डिबेंचर्स। आपने बोला ठीक है सर। इफ नॉट रिसीव्ड देन द एंटायर मनी received is to be refunded within 12 days from the date of closure of the issue। भैया मेरा इशू 5 दिन के लिए खुला हुआ था, मान लो मेरे 5वें दिन में भी मेरे पास 75 करोड़ रुपए नहीं आए, कितने आए, 65 करोड़ आए, मान लो 65 करोड़ रुपीस ही रिसीव हुए। तो इन दैट केस मुझे ये 65 करोड़ जो आए हैं ये सब कुछ रिफंड करना पड़ेगा मेरे 5वें दिन के बाद। मुझे 5वें दिन से 12 दिन के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, ये एंटायर अमाउंट जो है ये क्या करना है, रिफंड करना है सर, ठीक है। आपने बोला ठीक है सर। आ जाओ, रिटेंशन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, रिटेंशन ओवर सब्सक्रिप्शन क्या कह रहा है ये, कंपनी कैन रिटेन मैक्सिमम 100% ऑफ बेस इशू साइज। सर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है
मान लो मैंने 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए थे, मेरे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई? एप्लीकेशंस आ गई 250 करोड़ की। सर 100 करोड़ के शेयर, 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 250 करोड़ की। तो मैं मैक्सिमम 100% ऑफ बेस इशू, यानी मेरा बेस इशू कितना था? मेरा बेस इशू 100 करोड़ था। मेरा बेस इशू साइज 100 करोड़ था, तो मैंने क्या किया? 100 करोड़ इसमें से रिटेन कर लिए और 50 करोड़ रिफंड कर दिए। अब ये 100 करोड़ और ये 100 करोड़ कितने का इशू हो गया सर? मेरा 200 करोड़ का इशू हो गया। जहां मैं 100 करोड़ उठाना चाह रहा था, मेरे पास 200 करोड़ आ गए। ठीक है। या फिर एनी लोअर यूनिट स्पेसिफाइड, या फिर आपने अपने हिसाब से कोई लोअर यूनिट स्पेसिफाई की हो अपने प्रोस्पेक्टस पे, अपने ऑफर लेटर पे, या फिर लेटर ऑफ ऑफर्स पे, कि भैया मैं एक इतने ही अमाउंट तक आपके शेयर्स रिटेन करूंगा। मान लो आपने बोला है कि भैया मैं 70% ऑफ बेस इशू ही रिटेन करूंगा। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर, अगर आपने इसमें अपने प्रोस्पेक्टस में या फिर अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में 120% बोला होता ना, तो फिर आपको यहां इसके साथ में ही जाना पड़ता, आप 100 करोड़ ही मैक्सिमम ले सकते थे, क्योंकि हमने देखा कि 100 करोड़ यानी सॉरी 100% ऑफ बेस इशू साइज ही हम कर सकते हैं, या फिर लोअर जो भी आपने मेंशन किया है। ठीक है सर, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखें, अंडर राइटिंग। अब ये अंडर राइटिंग क्या होती है सर? कंपनी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अंडर राइटर। कौन सा? अंडर राइटिंग अग्रीमेंट कर रही है कंपनी की कल को अगर मेरा इश्यू सब्सक्राइब नहीं होता है, यानी हमने देखा था हमारे बेस वैल्यू से 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, 75% तो होना ही चाहिए। मान लो अगर नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया है? अपना एक अंडर राइटर अपॉइंट करके रखा है, जिसको मैंने बोला है कि भैया अगर मेरा इशू सब्सक्राइब नहीं होता है तो तुम कर लेना, तुम उतना रिमेनिंग अमाउंट सब्सक्राइब कर लेना। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। अब समझो, जब भी मैं इस अंडर राइटर को अपॉइंट कर रहा हूं, तो मुझे अपना ऑफर लेटर मेंशन करना है, ऑफर लेटर में मेंशन करना है कि मेरा अंडर राइटर कौन है। ठीक है, मैं जिस भी अंडर राइटर को अपॉइंट कर रहा हूं, मुझे ये अपना ऑफर लेटर में दिखाना। अब हम देखते हैं कि भैया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग करवानी है बेसिकली आपको। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है सर? एज पर सेबी कंपनी शुड ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फॉर इशूइंग डिबेंचर्स। अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है ना? क्रेडिट रेटिंग यानी ये कुछ कंपनीज होती हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट को रेट करती हैं। ठीक है, आपकी कंपनी को नहीं रेट करते हैं ये वाली ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये आपके इंस्ट्रूमेंट को रेट करती हैं कि भैया कितना सेफ है हमारा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या किस इसमें हाई रिस्क का लेवल कितना है इस इंस्ट्रूमेंट में, तो ये क्या करती हैं? ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनको रेट करती हैं। ठीक है सर, अब देखो सेबी ने बोला कि भैया कंपनी मेकिंग पब्लिक इशू या फिर राइट्स इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हमारे देश में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उनमें से कुछ ये हैं, क्रिसिल है, क्रिसिल बोले तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, भैया आईसीआरए है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिमिटेड, केयर है भैया, क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिसर्च लिमिटेड। इसके अलावा भी और हैं जिनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स भी याद रखा तो भी चलता है। ठीक है, आपने इन सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से या इनमें से किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको क्या करना है? आपको रेटिंग लेनी है, और ये जो रेटिंग देते हैं इट शुड बी मेंशन्ड इन योर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, जो भी रेटिंग्स ये आपके इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं, आपने उसको अपने प्रोस्पेक्टस में लिखना है, आपको दिखाना है। अब देखो ये जो रेटिंग्स देते हैं ना, इसकी अपने को एक चार्ट फॉर्म दी हुई है, एक बार देखते हैं कि क्या क्या किस हिसाब से क्रेडिट रेटिंग रहती है इसकी। ठीक है, आ जाओ, ये देखो
हमारी क्रिसिल की जो रेटिंग है ना, क्रिसिल जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल रेटिंग स्केल फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग डिबेंचर्स। अब देखो, अगर क्रिसिल ने ट्रिपल ए दिया है आपको, सी देखो इनकी रेटिंग्स ऐसी ही रहती हैं, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, ठीक है। तो अगर क्रिसिल ने आपको ट्रिपल ए दिया है तो आपका इंस्ट्रूमेंट हाईएस्ट सेफ्टी पे, यानी आपको रिटर्न्स 200% मिलने वाले हैं। आपने बोला क्रिसिल ने डबल ए दिया है, मतलब हाई सेफ्टी है कि हाँ चलो सेफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सेफ है। आपने बोला क्रिसिल ने आपको ए दिया है, यानी एडिक्वेट सेफ्टी है, आपको जितनी सेफ्टी होनी चाहिए उतनी सेफ्टी है भैया। आपने बोला क्रिसिल ने आपको ट्रिपल बी दिया है, यानी मॉडरेट सेफ्टी है कि भैया देखो सेफ्टी तो है लेकिन ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है कुछ, ठीक है सर। आपने बोला क्रिसिल ने बी दिया है आपको, भैया बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है आपका, हाई रिस्क है। सी दिया है क्रिसिल ने, वेरी हाई रिस्क। और डी अगर दिया है तो डिफॉल्ट, मतलब नहीं, डिफॉल्ट बेकार है, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी जो क्या करती हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट को रेट करती हैं, ना कि हमारी कंपनी को, या हमारे कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं और अपनी रेटिंग द्वारा बताती हैं कि इसमें कितना हाई रिस्क है, कितना लो रिस्क है, भैया लेना सही है या नहीं है, ये हमारी पब्लिक को जानने का हक है। तो हर कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी ही लेनी है और क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्टस में उसे लिखना है। अब देखो यहां पे हमारी प्रोसीजर आ जाती है, किस चीज की प्रोसीजर आ जाती है, ये हमारी प्रोसीजर है फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सर हमारे डिबेंचर्स इश्यू करने की प्रोसीजर है ये, ठीक है। सबसे पहले हमें बोर्ड रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन पास करना है इन बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया हमने, फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई, ये हमारा स्पेशल बिजनेस है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। डिबेंचर्स इश्यू करना इज अ स्पेशल बिजनेस, तो कहां डिस्कस होगा भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हमने बुलाया और फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फाइलिंग की। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट रेटिंग ली, जैसे ऊपर हमने देखा, ठीक है। फिर इसको एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद अंडरराइटर, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट किया हमने, इशू प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ ऑफर हमने इशू कर दिया। उसके बाद हमारा एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाया, कौन सा सर, हमने डीआरआर खुलवाया, ठीक है। रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, होल्ड बोर्ड मीटिंग, फिर उसके बाद हमने हमारे सारे डिबेंचर्स होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिए। फिर हमने हमारे जिन भी मेंबर्स को, जिन भी डिबेंचर होल्डर्स को क्या डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए हैं, उन लोगों के नाम हमने कहां पे लिख दिए, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में। जैसे हमारे कंपनी के मेंबर्स का नाम कहां होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, वैसे ही हमने हमारे डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक अलग रजिस्टर बनाया जिसको हमने बोला कि डिबेंचर ऑफ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में हमने एंट्रीज कर दी, ठीक है सर। अब ये एक एक करके प्यार से मोहब्बत से समझेंगे, चिंता का विषय नहीं। आपने बोला ठीक है सर समझ लेंगे, आप कह रहे हो तो समझ लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे। चलो यस बेबीज, चलो क्या देख रहे थे अपन, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यहां पहुंच गए थे। अब देखते हैं कि कंपनी जब डिबेंचर्स इश्यू करती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। चलो आ जाओ एक एक करके समझते हैं। भैया सबसे पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती है कंपनी, कौन करता है, कंपनी मतलब बोर्ड्स, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। भैया इसमें क्या क्या होगा, भैया अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। क्या क्या डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, भैया आपने अमाउंट लिखना है, कौन सा, किसका अमाउंट, जो आप डिबेंचर्स इश्यू करने वाले हैं
उसका आपने अमाउंट लिखना है कि भैया हम इतने इतने अमाउंट के डिबेंचर्स इश्यू करने वाले हैं। आपने बोला ठीक है सर, और उसके अलावा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी हमारे किसकी, हमारे इश्यू की, वो हम हमारे इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करना है, या फिर हम अगर ऑफर लेटर दे रहे हैं या फिर लेटर ऑफ ऑफर दे रहे हैं तो हमें ये भी क्या करना है, अप्रूव करना है। कहां अप्रूव होगा, ये बोर्ड मीटिंग में होगा। सर अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एंड द रिटन कंसेंट ऑफ दैट ऑफ हिम। भैया डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट तो कर रहे हो आप, उसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव भी आप कर रहे हो, लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी का कंसेंट होना भी जरूरी है ना। ऐसे ही थोड़ी कि आपने किसी को भी बिठाया और उसको बोल दिया कि चल भाई आज से तू हमारा डिबेंचर ट्रस्टी, ऐसा होगा क्या? कल को मैंने आपको उठाया और बोल दिया चल भाई यहां पे आ और मेरी जगह पढ़ा, आप पढ़ाओगे क्या? आपने बोला नहीं सर हमारा काम थोड़ी है वो। तो ऐसे ही आप कंसेंट लेते हैं किसका, डिबेंचर ट्रस्टी का, टू एक्ट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। आपने बोला ठीक है सर। अरे रे 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 रे, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं था मुसाफिर राह का तेरी। चलो ओके, आ जाओ वापस। फिर उसके बाद अथॉराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट। भैया क्या कर रहे हैं, अब हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं हमारे कंपनी के किसी एसेट पे। भैया हमने जो डिबेंचर्स आपको इश्यू करने वाले हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, तो इसके लिए हमने हमारे कंपनी के किसी एसेट में चार्ज क्रिएट कर रखा है कि कल को अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाती है, कल को हम आपका इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, या कल को हम आपके प्रिंसिपल अमाउंट में रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारा ये असेट को बेचें और इस असेट से अपना पैसा रिकवर कर लें। ये सारी प्रोसीजर कौन परफॉर्म करता है, हमारा डिबेंचर ट्रस्टी परफॉर्म करता है कि भैया आपने क्या किया, असेट बेचा और असेट बेच के डिबेंचर होल्डर्स का सारा पैसा आपने रीपे कर दिया। आपने बोला ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करना है टू कॉल फॉर एन ईजीएम इफ बोर्ड इज बोरोइंग पावर नीड्स टू बी इंक्रीज। अगर हमने देखा कि जो भी बोरोइंग पावर्स हैं हमारे बोर्ड की वो कम पड़ रही हैं, हम जितना डिबेंचर इशू करना चाह रहे हैं वो हमारे बोर्ड के कंट्रोल में है ही नहीं, बोर्ड की पावर में है ही नहीं, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखवाएंगे। उसमें हम हमारे शेयर होल्डर्स से अप्रूवल लेंगे कि भैया हम इतने इतने अमाउंट का डिबेंचर जो है इश्यू करने वाले हैं, तो हमें आपका अप्रूवल चाहिए। किसका, हमारे ओनर्स का। ओनर्स कौन है, हमारे शेयर होल्डर्स का। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ईजीएम रखवाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखवाई, और वहां पे या तो हमने बोर्ड्स की पावर बढ़वा ली या फिर हमने हमारे शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया कि भैया हमारे पावर्स बढ़ा दो, या फिर आप खुद ही अप्रूव कर दो कि इतना इतना हम लोग डिबेंचर इश्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये सब कहां हो रहा है, ये सारे डिसीजंस हैं जो हम बोर्ड मीटिंग में ले रहे हैं। आपने बोला ठीक है सर। ऑथराइजेस बोर्ड टू ओपन सेपरेट अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम द अप्लीकेंट्स। अब हमने एक अलग अकाउंट खुलवा लिया, हमने हमारे बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भैया ये अमाउंट आपके पास रिसीव होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स जब डिबेंचर होल्डर्स जब पैसा भेजेंगे तो वो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक सेपरेट अकाउंट खोल लिया जिसमें हमने हमारा सारा पैसा रिसीव होने वाला है, काय का, जो भी एप्लीकेंट्स हमारा पैसा भेजने वाले हैं कंपनी को। किसके लिए, डिबेंचर्स के लिए, जो कंपनी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है उसके लिए। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमने ऊपर देखा था ईजीएम कंडक्ट करवानी है इफ बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज्ड, यानी हमारे बोर्ड के पास पावर नहीं है जितना हमने डिसाइड किया है उतना इश्यू करने की, तो हमने ईजीएम रखवाई है और उसमें हमारे बोर्ड्स की पावर को इंक्रीज करवाया है कि भैया हाँ ठीक है तुम्हारी 100 करोड़ की है ना, तुम 120 का कर रहे हो तो चल लो, ये हमने 20 करोड़ की तुम्हारी लिमिट बढ़ा दी। आपने बोला ठीक है सर। ईजीएम मस्ट बी हेल्ड
टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। आपने बोला कि सर आपने ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, सारे शेयर होल्डर्स की रजामंदी ली, 75% ऑफ शेयर होल्डर्स ने क्या किया, आपको अप्रूव किया कि हाँ ठीक है चलो अपना पावर बढ़ा दो और ये इशू कर दो। आपने बोला ठीक है सर, अब हमको आरओसी के साथ फाइलिंग करना है। आरओसी के साथ फाइलिंग करने का काम कौन करेगा, कौन करेस्पॉन्ड करेगा हमारा आरओसी के साथ, हमारा सेक्रेटरी करेगा। सेक्रेटरी ने क्या किया, इस स्पेशल रेजोल्यूशन की और प्रोस्पेक्टस की कॉपी क्या किया, 30 दिन के अंदर अंदर, जो हमने बोर्ड मीटिंग होल्ड करी थी ना, उस बोर्ड मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर हमने भैया स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और हमारे प्रोस्पेक्टस की कॉपी किसके पास जमा करवा दी, हमारे रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जमा करवा दी। ठीक है सर, अब हमने क्रेडिट रेटिंग भी ऑब्टेन करना है। ऊपर देखा था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या लेना था, रेटिंग्स लेनी थी, AAA, AA, B, BBB, ये सारी चीजें देखी थी ना कि कितना ज्यादा रिस्क है, सेफ्टी है, क्या है रिस्क हमारे इंस्ट्रूमेंट में, ये कौन करता है, ये सारी चीजों को रेटिंग, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को रेट कौन करता है, हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती हैं। देखा था हमने 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे यहाँ पे, कुछ नाम भी देखे थे, क्रिसिल है, सीआरए है, केयर है, ठीक है, आईसीआरए है। तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट को रेट करती हैं। तो हमें इसका इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या लेना है भाई, रेटिंग्स ऑब्टेन करनी है। कंपनी गेट्स डिबेंचर रेटेड बाय 1 और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हम देने वाले हैं उसमें हमारी रेटिंग रहेगी और उनका जो भी क्रेडिट रेटिंग से हमने रेटिंग ली है उनका नाम रहेगा। आपने बोला ठीक है सर, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट देख लिया है कि कल को मेरा डिबेंचर जो भी है मेरे बेस इश्यू साइज से कितना 75% कम से कम सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो मैंने एक अंडरराइटर से अग्रीमेंट कर रखा है कि कल को मेरी सिक्योरिटीज यानी मेरे डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, कम सब्सक्राइब होते हैं उसके लिमिट से, तो रिमेनिंग जो डिबेंचर्स हैं भैया वो तुम इशू अपना सब्सक्राइब कर लेना। आपने बोला ठीक है सर, इशू प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। कंपनी क्या करेगी, कंपनी भैया प्रोस्पेक्टस इशू करेगी अगर वो पब्लिक ऑफर कर रही है। आपने बोला कंपनी ऑफर लेटर अगर आप पब्लिक ऑफर दे रही है तो वो क्या इशू करेगी, वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। और वहीं अगर उसने राइट्स इशू किया है तो फिर उसने लेटर ऑफ ऑफर देना है। राइट्स इशू किया है तो लेटर ऑफ ऑफर, पब्लिक ऑफर दिया है तो फिर प्रोस्पेक्टस। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी ऑफर लेटर देती है। क्यों सर, इसका रीजन क्या है, प्राइवेट कंपनी ऑफर लेटर क्यों दे रही है? सर प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और उसके अलावा अगर वो अपना डिबेंचर्स इशू कर भी रही है तो उसे एक लिमिटेड लोगों को देना है, ठीक है, बहुत पब्लिक ऑफर नहीं देना है उसे। क्योंकि हमने देखा था कि पब्लिक ऑफरिंग हमने क्या कर रखी है, रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। किसके केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में। तो कंपनी जो है जिन भी लोगों को डिबेंचर इशू कर रही है ना प्राइवेट कंपनी, उन्हें ऑफर लेटर देती है। आपने बोला ठीक है सर, भैया एक ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, कंपनी नीड्स टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट जिसमें जो कि शेड्यूल बैंक का होता है टू रिसीव मनी फ्रॉम एप्लीकेंट। अब ये शेड्यूल बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक जो हमारा आरबीआई एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर जो भी बैंक्स हैं उन्हें हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। जैसे एसबीआई हो गया और ऐसे दीगर कुछ बैंक्स हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स जो हैं ये हमारे शेड्यूल बैंक्स हैं, ठीक है। तो कंपनी को एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, कहां पे, अपने एक शेड्यूल बैंक में एक बैंक अकाउंट ओपन करना है जहां पे हमारा सारा पैसा जो हमें एप्लीकेंट्स देने वाले हैं वो सारा पैसा हम रिसीव करने वाले हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब रिसीव्स एप्लीकेशन मनी, समझो सब्सक्रिप्शन हुआ, आपने
एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव किया, ठीक है सर। किसने? पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भेजा, जो कि स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में आएगा विद इन द पीरियड मेंशन इन प्रोस्पेक्टस। भैया आप क्या कर रहे हैं? यू आर रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, यानी आपने जो इश्यू किया था उसमें एप्लीकेशन दी डिबेंचर होल्डर्स ने, उसके साथ साथ जो आपको पैसा आया एप्लीकेशन मनी के साथ, जो आपका अमाउंट आया वो आपके स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट में आएगा। कब तक? विद इन द टाइम पीरियड, आपने जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है, मेंशन किया है, कहां? प्रोस्पेक्टस में। आपने बोला ठीक है सर, ये मेरा पैसा मैंने रिसीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से एक बार बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है भैया आफ्टर क्लोजर ऑफ इशू, यानी अब मेरा जो इशू था मैंने इशू अपना क्लोज कर दिया, यानी मैंने टाइम रखा था 5 दिन के लिए, मान लो मेरा इशू चालू था, मैंने 5 दिन के बाद एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, मेरे पास एप्लीकेशन मनी आ गया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे डिसाइड करना है एंड अप्रूव करना है। क्या भाई? मेरा अलॉटमेंट किस चीज का? डिबेंचर का। और बोर्ड अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन कंपनीज असेट। भैया बोर्ड ने ये भी अप्रूव करना पड़ेगा ना कि अगर मैंने सिक्योर्ड डिबेंचर्स आप इशू किए हैं तो मेरी कंपनी की किस असेट में मैं चार्ज क्रिएट करने वाला हूं। आपने बोला ठीक है सर। अब इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। सर शेयर्स के केस में हम शेयर सर्टिफिकेट देते थे, शेयर्स के केस में हम शेयर सर्टिफिकेट दे रहे थे। अब हमारे डिबेंचर्स के केस में हम क्या कर रहे हैं? डिबेंचर्स के केस में हम डिबेंचर सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, ठीक है। अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जिस दिन मेरे पास सारा अलॉटमेंट का पैसा आ गया, भैया मैंने एप्लीकेशन का पैसा आ गया, मैंने एप्लीकेशन आपको इशू किया था, आपने मुझे एप्लीकेशन मनी दिया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी दिया। जिस दिन मेरे पास ये सारा पैसा रिसीव हो गया, आ गया, रिसीट हो गई मेरे पास इसकी, तो मैं क्या करूंगा? अब आपको उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर सारे अलॉटीज को, जिनको मैं अपने डिबेंचर्स अलॉट कर रहा हूं, जो मेरे डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको क्या करूंगा? यहां से 6 महीने के अंदर अंदर, डेट ऑफ अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर मैंने आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट पहुंचाना है सबको। सी, आपने मुझे पैसा भेजा, ठीक है, मैंने पैसा ले लिया, ठीक है, मेरे पास देखो अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आपने मुझे एप्लीकेशन भेज दी, आपने मुझे एप्लीकेशन मनी भेज दिया, यहां से मुझे 60 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? 60 दिन के अंदर अंदर आपको आपके डिबेंचर्स अलॉट करना है कि भैया ठीक है, ये लो, आप मेरे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं आज से, आप मेरे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं आपसे आज से। तो मैंने क्या किया? आपको अलॉटमेंट कर दिया। अब अलॉटमेंट करने के बाद फ्रॉम द वेरी लास्ट डे, जब मेरा अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर मुझे सारे डिबेंचर होल्डर्स को क्या करना है? अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट पहुंचाना है, ठीक है सर। ओके, आगे देखते हैं क्या है? मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अब देखना है हमें मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। भैया सेक्रेटरी क्या करेगा? हमारे सेक्रेटरी का क्या काम है? सेक्रेटरी ने देख लिया कि भैया सारे डिबेंचर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट चला गया है, अब सेक्रेटरी को क्या करना है? मेक एंट्रीज विद इन 7 डेज आफ्टर बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट, यानी जिस दिन से अलॉटमेंट हुआ, भैया बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है अलॉटमेंट का, वहां से 7 दिन के अंदर अंदर आपको सारे डिबेंचर होल्डर्स का नाम कहां लिखना है? रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में। सारे डिबेंचर होल्डर्स की एंट्री कहां होगी?
भैया मेरे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में मेरे सारे अलॉटीज की मैं एंट्री करूंगा, यानी उनके सबके नाम लिखूंगा और उनकी सारी डिटेल लिखूंगा। मान लो अगर डिबेंचर जो इशू है वो डीमैट फॉर्म में हो रहा है तो मुझे ये रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपने बोला ठीक है सर, एज गुड एज शेयर, शेयर के जैसा ही, जैसा हमने देखा था शेयर के केस में, सेम एज इट इज वैसा ही। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, तो डिबेंचर ट्रस्टी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब डिबेंचर ट्रस्टी क्या है समझो। डिबेंचर ट्रस्टी को हमने क्यों अपॉइंट किया है, क्योंकि हमारी कंपनी क्या कर रही है, प्रोस्पेक्टस में हमने मोर देन 500 लोगों को क्या दिया है, प्रोस्पेक्टस दिया है। मैंने 500 से ज्यादा लोगों को क्या किए हैं, डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, या मैं इनवाइट कर रहा हूं कि भैया आओ मेरे डिबेंचर्स खरीदो। तो जब भी मैं प्रोस्पेक्टस दूंगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो एक जनरल नेचर का डॉक्यूमेंट होता है ना, मैं पूरी पब्लिक को ही देता हूं, मुझे थोड़ी पता है कि कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, लेकिन जब भी मैं प्रोस्पेक्टस दे रहा हूं तो मैं यही प्रेज्यूम करता हूं कि 500 से ज्यादा लोग तो सब्सक्राइब करेंगे ही मेरे डिबेंचर्स को। तो इस केस में मुझे एक या फिर एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना, एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। और फिर ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है ये क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। यूजुअली डिबेंचर ट्रस्टी एक इंस्टीट्यूशन होता है, कोई एक बंदा नहीं होता है। उस इंस्टीट्यूशन का बंदा जरूर आता है उसके इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन हम जब डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना डिबेंचर ट्रस्टी इज एन इंस्टीट्यूशन, इट इज एन कंपनी, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल। ठीक है, अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अब मैंने ये क्यों अपॉइंट किया है, मैंने अपने डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्रिएट्स चार्ज ऑन इट्स असेट इज इन द नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। जो भी असेट पे चार्ज क्रिएट कर रही है वो किसके नाम पे होता है, वो हमारे डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे होता है। जो भी चार्ज कंपनी क्रिएट करती है वो चार्ज हमेशा डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे होता है। इसीलिए हम हमारे डिबेंचर ट्रस्टी को कस्टोडियन ऑफ द असेट भी कहते हैं। भैया कस्टोडियन ऑफ असेट भी कहते हैं, क्योंकि उस असेट की जिसपे हमने चार्ज क्रिएट किया है उसकी कस्टडी किसके पास होती है, उसकी कस्टडी डिबेंचर ट्रस्टी के पास होती है। यानी उसका होल्ड, यानी उसका पोजेशन किसके पास होता है, हमारे डिबेंचर ट्रस्टी के पास होता है। आपने बोला ठीक है सर, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी कैसे होगा, भैया डिबेंचर ट्रस्टी अपना रिटन कंसेंट देता है टू एक्ट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। आपने डिबेंचर ट्रस्टी, जो भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया है, जिसका भी अपॉइंटमेंट कर रहे हो, उसका रिटन कंसेंट आपके पास होना चाहिए कि हाँ भाई आप हमारे कंपनी के एज अ डिबेंचर ट्रस्टी आप परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, सारे फंक्शंस डिबेंचर ट्रस्टी के परफॉर्म करने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू एक्ट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। आपने बोला ठीक है सर, द ट्रस्टी मस्ट that must be there must be name mentioned in the prospectus of a company। भैया आपने अपने डिबेंचर ट्रस्टी का नाम जो है वो मेंशन करना है अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में। चाहे आप ऑफर लेटर दे रहे हैं या फिर आपने बोला कि आप प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, तो आपके प्रोस्पेक्टस में आपके डिबेंचर ट्रस्टी का नाम मेंशन होना चाहिए। और अब ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, एक बार रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी कैसे अपॉइंट किया, मैंने अपने प्रोस्पेक्टस में अगर 500 लोगों से ज्यादा मैं डिबेंचर्स ले रहा हूं तो मैंने क्या करना है, मैंने एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टी जो है मैं अपॉइंट कर सकता हूं। आपने बोला ठीक है सर, अब डिबेंचर ट्रस्टी जो है ये एक इंस्टीट्यूशन होता है
और इसको हम क्यों अपॉइंट करते हैं? वी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर डिबेंचर होल्डर्स। आपने बोला ठीक है सर, मेरे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया है। ठीक है सर। आपने बोला फिर उसके बाद कंपनी जो चार्ज क्रिएट कर रही है एसेट पे, जो कंपनी अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट कर रही है, वो किसके नाम पे होगा? वो डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे होगा। इसीलिए हमने डिबेंचर ट्रस्टी को क्या बुलाया? डिबेंचर ट्रस्टी को हमने बुलाया कस्टोडियन ऑफ द एसेट्स। जो भी एसेट पे कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, वो एसेट का कस्टोडियन कौन है, उसकी कस्टडी किसके पास है? हमारे डिबेंचर ट्रस्टी के पास है। ठीक है सर। फिर उसके बाद आपने बोला कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी शुड बी इन अ वे कि आपने जब भी किसी बंदे को एज अ डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया है अपनी कंपनी में, आपने उससे उसका रिटन कंसेंट लेना है कि हाँ भाई, आई शपथ मैं तेरी कंपनी में एज अ डिबेंचर ट्रस्टी क्या करूंगा? एक्ट करूंगा कि हाँ भाई साहब, मैं आपकी कंपनी में एज अ डिबेंचर ट्रस्टी एक्ट करने के लिए तैयार हूं। ये चीज वो क्या करेगा? वो रिटन में लिख कर देगा। और जब भी आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं, उस प्रोस्पेक्टस में आपने अपने डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखना है, मेंशन करना है। पब्लिक को पता चलना चाहिए, पब्लिक को पता रहना चाहिए दैट यू हैव अपॉइंटेड सम डिबेंचर ट्रस्टी एंड हु इज दैट सम डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी शुड पब्लिक शुड बी नोन ऑफ इट। आपने बोला ठीक है सर, समझ गए। चलो समझ गए तो वेल एंड गुड, बढ़े आगे। आ जाओ भाई। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है। सर डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? समझो, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंडरलाइन पे हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट हमने रखा ना, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसका जो अंडरलाइन डॉक्यूमेंट है, किस डॉक्यूमेंट की बिना पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को हमने क्या बोला? उसको हमने डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोली, यानी डिबेंचर ट्रस्ट अग्रीमेंट बोला कि ये एक अग्रीमेंट है जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में हुआ है। क्यों? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कि भैया डिबेंचर ट्रस्टी क्या क्या कर सकता है। ये जो है ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। लीगल इंस्ट्रूमेंट है यानी इसमें कंपनी का कॉमन सील होता है, कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी के सिग्नेचर होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लीगली बनाया जाता है। ठीक है, ये एक एविडेंस है कि कल को अगर कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है, उनको पूरा नहीं करती है, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है। किसके बिना पे? इस ट्रस्ट डीड की बिना पे कि भैया आपने ये ट्रस्ट डीड बनाई थी, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ आपने ये अग्रीमेंट किया था कि आप ऐसा ऐसा परफॉर्म करेंगे, ये एक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप मुकर रहे हैं अपनी बात पे, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, तो अब मैं आपके खिलाफ एक्शन ले रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये डिबेंचर ट्रस्टी कह रहा है। ठीक है सर। इस डॉक्यूमेंट में, इस ट्रस्ट डीड में जो है राइट्स लिखे हुए होते हैं किसके? डिबेंचर होल्डर्स के। हमारे ड्यूटीज एंड पावर्स लिखे हुए होते हैं किसके? डिबेंचर ट्रस्टी के। ट्रस्टी के क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये सब हमने कहां पे लिख रखी हैं? ये हमारी डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिख रखी हैं कि भैया ट्रस्टी क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या पावर्स परफॉर्म कर सकता है। ये सब चीजें हमने कहां देखी? ये सब चीजें हमने हमारी अपनी ट्रस्ट डीड में देखी। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड में देखी। ठीक है सर। अब कंपनी एग्जीक्यूट डीड विद इन 3 months ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू। यानी मैंने अपना इश्यू चालू रखा था, मान लो 1 जनवरी को मैंने अपना इश्यू लाया था और मेरा 5 जनवरी तक मेरा इश्यू चालू था।
अब 5 जनवरी को जब मेरा इश्यू खत्म हो गया, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर, वहां से 5 जनवरी से 3 महीने के अंदर अंदर, I'm sorry, 3 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, अपनी ये ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना है विद द डिबेंचर ट्रस्टी। यानी मान लो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 6 मार्च के पहले पहले मुझे अपनी ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है, किसके साथ, मेरे डिबेंचर ट्रस्टी के साथ। आपने बोला ठीक है सर। अब हमने देखा मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स आर एलिजिबल टू इंस्पेक्ट डीड एंड गेट अ कॉपी ऑफ इट आफ्टर पेइंग अ सर्टेन फीस। समझो कल को अगर कोई डिबेंचर होल्डर खड़ा हो गया और उसने बोला कि यार तुम्हारे बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है हमें नहीं पता, हम जानना चाहते हैं, हमको बताओ, तो मेंबर्स, कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, या फिर स्पेसिफिकली बोलूं तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट है इस पे, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी ने उसके अगेंस्ट पे चार्ज क्रिएट किया है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पूरा राइट है, पूरा हक है कि वो जाकर इस डॉक्यूमेंट को, इस डीड को जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में हुई है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, कंपनी के पास जाएगा और बोलेगा आई वांट टू इंस्पेक्ट दिस ट्रस्ट डीड यू हैव मेड, ठीक है। इसके अलावा अगर उसे कॉपी चाहिए उस ट्रस्ट डीड की तो कुछ सर्टेन अमाउंट पे करके वो कॉपी भी ले सकता है इस ट्रस्ट डीड की। आपने बोला ठीक है सर, वेल एंड गुड। तो इसी के साथ हम हमारे चैप्टर की यहां पे समाप्ति करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जैसे हमने जो प्रॉमिस किया था कि एक बार हम अपनी टेक्स्ट बुक से भी गो थ्रू करेंगे, एक बार देखेंगे कि हमने जो जो चीज पढ़ी वो सब चीजें कवर हुई हैं या नहीं हुई हैं। हमने हमारी प्रोसीजर तक देख लिया था, ठीक है, प्रोसीजर में हमने पास किया था स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, सॉरी बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया था वो देख लिया था भैया, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखवाई, फिर हमने फाइलिंग की आरओसी के साथ, ठीक है, आरओसी के साथ फाइलिंग की थी ना, फिर हमने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग ऑब्टेन करी। ऑलवेज रिमेंबर बच्चा, हमेशा ध्यान रखना, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये आपकी कंपनी को रेटिंग नहीं देती है, ये आपकी कंपनी को रेटिंग नहीं देती हैं, ये हमेशा रेटिंग किसको देती हैं, ये आपकी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं। कंपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट इश्यू करने वाली है, कंपनी उस डॉक्यूमेंट को, सॉरी उस इंस्ट्रूमेंट को रेट करती हैं। आपने बोला ठीक है सर। एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडरराइटर के साथ आपने अग्रीमेंट किया, क्या फिर इशू किया प्रॉस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर जो भी आपने इशू किया है, ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाया, कहां पे, एक शेड्यूल्ड बैंक में हमने एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाया जहां पे हमने सारे एप्लीकेंट से पैसा रिसीव किया। आपने बोला ठीक है सर। अब आ जाओ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं हम लोग, कहां पे आ रहा है, हमारे स्पेसिफाइड जो हमने बैंक स्पेसिफाई किया उस पे आ रहा है, ठीक है। फिर हमने बोर्ड मीटिंग होल्ड करी, फिर हमने इशू किया, क्या इशू किया, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया सर। उसके बाद हमने हमारे डिबेंचर होल्डर्स के नाम कहां लिखे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में हमने हमारे डिबेंचर होल्डर्स के नाम लिख दिए, उनकी एंट्रीज कर दी। आपने बोला ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा हमारा डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी हमने देखा था। देखो अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है या फिर 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रही है तो हमें ट्रस्ट डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, ठीक है सर। अब ये डिबेंचर ट्रस्टी जो है ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, देखा था। द कंपनी क्रिएट्स चार्ज ऑन इट्स मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स, ठीक है, और ये मूवेबल और इमूवेबल एसेट जो है वो अपनी सब्सिडारी कंपनी के एसेट्स पे भी कर सकती है और होल्डिंग कंपनी के एसेट पे भी कर सकती है। ऊपर चार्ट बना के बताया था मैंने आपको कि भाई टाटा ने या अपनी जैगुआर ने या तो टाटा के एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट किया या अपने खुद के एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट किया, या कोई एक्सवाईजी कंपनी जिसको उसने एक्वायर किया था, जिसने जो उसकी सब्सिडायरी थी उसके एसेट पे चार्ज क्रिएट किया, कंपनी कर सकती है। अब ये जो चार्ज क्रिएट किया है सर, दिस चार्ज वी हैव क्रिएटेड
चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, हमने डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पर ये चार्ज क्रिएट किया है। सर द ट्रस्टी बिकम्स द कस्टोडियन ऑफ द असेट। सर देखा, सब कुछ देखा हमने, ट्रस्टी जो है हमारे असेट का क्या कहलाया, कस्टोडियन कहलाया। ठीक है सर, एंड विच चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, जो भी चार्ज हमने क्रिएट किया था उस चार्ज की कस्टडी किसके पास रहेगी, हमारे डिबेंचर ट्रस्टी के पास रहेगी। अब समझो, जो डिबेंचर ट्रस्टी है हमने अपॉइंट जो किया है उसको प्रोस्पेक्टस या हमारे ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ ऑफर में हमें नाम लिखना है भैया। समझो, डिबेंचर ट्रस्टी इज अपॉइंटेड बिफोर और लेटर बिफोर प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर इज इशूड और विद इन 60 days आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। या तो हमें हमारा प्रोस्पेक्टस या भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हम इशू कर रहे हैं उसके पहले अपॉइंट करना है डिबेंचर ट्रस्टी को, या फिर हमने जिस दिन अलॉटमेंट कर दिया, हमने सबको अलॉटमेंट कर दिया, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर हमें हमारा क्या करना है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। द ट्रस्टी मस्ट गिव अ रिटन कंसेंट टू एक्ट एज डिबेंचर ट्रस्टी। हमने देखा था सर, जबरदस्ती पकड़ा के नहीं बिठाओगे आप काम करवाने, आप पूछोगे उससे, रिटन कंसेंट लोगे कि भैया आर यू विलिंग टू एक्ट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी इन माय कंपनी, आप प्लीज रिटन में कंसेंट दे दीजिए। आपने बोला ठीक है सर। द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर या फिर ऑफर लेटर मस्ट मेंशन द नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। सर आपके प्रोस्पेक्टस में, आपके लेटर ऑफ ऑफर में आपने अपना डिबेंचर ट्रस्टी का नाम क्या करना है, मेंशन करना है। फिर उसके बाद हमने डिबेंचर ट्रस्ट डीड की बात करी। सर कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जिसको हमने डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोला। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, ठीक है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं जो भी अग्रीमेंट हो रहा है उनके बीच में उसकी, ठीक है। इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट ऑफ अ कंपनी टू द ट्रस्टी। ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या कर रहा है भैया, जो भी असेट्स हैं कंपनी के उनको ट्रस्टी जो कस्टडी में रखा है अपनी, ये उनके बीच में ये चीज दर्शाता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब समझो, ये ट्रस्ट डीड जो है इट ऑल्सो डिफाइंस द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड द ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। भैया आपने क्या बताया, इस डॉक्यूमेंट में आपके डिबेंचर होल्डर्स की ड्यूटीज और उनके पावर्स हैं और हमारे डिबेंचर ट्रस्टी के पावर्स हैं और हमारे डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स हैं, ठीक है। ठीक है सर, आगे देखो, कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। मैंने अपना क्लोजर दिया, अपना इशू क्लोज किया, उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है, किसके साथ, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ, ठीक है सर। वेल, और हमने देखा था कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो इस डीड को, इस डॉक्यूमेंट को, इस अग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अगर उन्हें इसकी कॉपी चाहिए तो दे इवन कैन गेट अ कॉपी ऑफ इट। क्या करना पड़ेगा उन्हें, एक स्पेसिफिक थोड़ा सा सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है, उसके बाद आपको इस अग्रीमेंट की, इस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी। आपने बोला सर वेल एंड गुड, समझ में आ गया। तो ये हमने हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त कर लिया है सर, ठीक है। ये हमारे चैप्टर की थोड़ी सी समरी है, एक बार देख लें, समरी देख के खत्म करें चैप्टर। हाँ चलो आ जाओ, एक बार देख लेते हैं। तो कंपनीज प्रेफर इशूइंग डिबेंचर्स एज दे कैन बी रीपेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे टाइम के लिए अब हमको पैसा मिल जाता है और हमें बहुत बाद में पे करना है, तो कंपनी प्रेफर करती है कि भाई हम डिबेंचर इशू करें, ठीक है सर। कंपनी कैन इशू सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। आपने बोला जो कन्वर्टेबल हैं या नॉन कन्वर्टेबल हैं, जो चाहे डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हैं, चाहे वो फुल्ली पेड हो, चाहे पार्टली कन्वर्टेबल हो, चाहे फुल्ली कन्वर्टेबल हो या पार्टली कन्वर्टेबल हो,
चाहे रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो, ठीक है। डिबेंचर कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आपने बोला कि आपके जो डिबेंचर्स है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। कंपनी कैन इश्यू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स पब्लिक और मेक प्राइवेट प्लेसमेंट्स। भैया कंपनी ने बोला कि कंपनी अपने डिबेंचर्स किस किस को इश्यू कर सकती है, अपने मेंबर्स को भी कर सकती है, अपने किसको कर सकती है, पब्लिक को भी कर सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। 2 मिनट दीजिए सर, बस आ रहा हूं। Companies have to comply with the provision as per the Companies Act 2013, Companies Share Capital and Debenture Rule 2014 and Regulations of SEBI। Companies Act के तो देखना ही है आपको सारे प्रोविजंस, उसके साथ साथ आपके Companies Share Capital and Debenture Rule 2014 भी आपको कंप्लाई करना है, उसके साथ साथ आपको SEBI के भी रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, ठीक है सर। अ कंपनी अपॉइंट्स 1 और मोर, क्या है, कंपनी एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट कर सकती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अब ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। एक अग्रीमेंट है जो किसके बीच में, कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में हो रहा है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है कि कैसे आपका इशू होगा, कैसे आपका इशू रहेगा। समझो, डीड जो है is signed within 3 months of closure of the issue, ठीक है सर। 3 महीने में आपको क्या करना है, ये डीड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है सर। दिस वाज इट, वी हैव कंप्लीटेड योर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4th चैप्टर, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज डिपॉजिट्स, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय बाय।